ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एजुकेशन। और मेरा नाम है अभिषेक। आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 13 के अंदर में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जो बच्चे मेरे साथ से स्टार्टिंग लेक्चर से जुड़े हुए हैं, मैंने उनको बताया है कि हम किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम कंपाउंड्स में पता करते हैं और किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के हम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ठीक है, यानी ये लेक्चर नंबर आपने अगर मेरा 9 से कवर किया है तो मैंने आपको आइसोमेरिज्म पढ़ाना स्टार्ट किया था। 2 लेक्चर्स के अंदर में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया, फिर हम लोगों ने 2 लेक्चर्स के अंदर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट्स और उसका नॉमेनक्लेचर कंप्लीट किया। आज का जो लेक्चर है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे मैंने हेडिंग ही डाल रखा है, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने क्या लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एप्लीकेशन ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या हुआ, हम इसको दूसरे नाम से बोल सकते हैं कि चलो प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो 2 फॉर्म्स या फिर 3 फॉर्म्स, जितने ही फॉर्म्स बन रहे हैं, उनका कुछ फायदा है क्या, या फिर उनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज वाइज डिफरेंस है क्या, इसको डिस्कस करने वाले हैं। और आज का लेक्चर जो है दैट इज द लास्ट लेक्चर ऑफ हमारा जीआई। ठीक है, तो देखिए मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई डिस्कस करूंगा। उससे पहले मुझे लगता है कि जैसे एक कंफ्यूजन आपको बाई फिनाइल्स को लेके है फॉर जीआई। मैं कमेंट पढ़ रहा था और मुझे इंस्टाग्राम पे बच्चे ने मैसेज किया था कि सर आपका ऑड इवन वाला वो जो आपने बताया ना कि बाई फिनाइल और ट्राई फिनाइल के अंदर में हम किस तरीके से जीआई देखते हैं, तो आप एक बार देख लो, मैं आपको वापस से बता देता हूँ। देखिए मैं अभी प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए पहले इसको हटा देते हैं। मैं आपको जस्ट लास्ट क्लास में जो बाई फिनाइल्स में कैसे जीआई देखना है, इसमें कन्फ्यूज़न है तो मैं बता देता हूँ। चलिए अब देखेंगे बाई फिनाइल्स क्या होता है। जब एक जो फिनाइल ग्रुप है, ठीक है, वो दूसरे फिनाइल ग्रुप के साथ किसी एक कार्बन से कनेक्टेड है, लाइक दिस, ठीक है, दिस इज अ बाई फिनाइल। ठीक है, तो बाई फिनाइल में हम लोग जनरल क्या बोल देते हैं ना, ऑड इवन रिंग्स काउंट कर लो, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो बाई फिनाइल में होता क्या, देखो ये जो 2 रिंग्स हैं ना आमने सामने दिख रहे हैं, ये अगर मैं प्रॉपरली बोलूँ तो ये आप अगर ग्राफ पे समझो तो एक्स वाई प्लेन है ना ये, अगर मैं इसको एक्स वाई एक्स एक्सिस बोलूँ और ये वाई एक्सिस बोलूँ, तो ये हमारा इन दी प्लेन ऑफ बोर्ड है, मतलब ये प्लानर है, ये प्लानर है। यानी ये भी रिंग जो है, सॉरी, प्लानर, ये भी रिंग जो है यानी रिंग नंबर ए और रिंग नंबर बी दोनों इसी प्लेन में, सेम प्लेन के अंदर में है। ठीक है, लेकिन होता क्या है, कई बार जब हम इन रिंग्स के ऑर्थो पोजीशन पे, अब ऑर्थो पोजीशन किसको कहा जाता है, ध्यान देंगे, जो अटैच्ड ग्रुप होता है ना, ये अटैच्ड पॉइंट, इसके इस पोजीशन को ऑर्थो कहा जाता है, इस पोजीशन को मेटा कहा जाता है, और ऑपोजिटली जो एंड पे हो तो उसको पैरा कहते हैं। सिमिलरली ये भी इस पोजीशन पे है तो ऑर्थो, ये मेटा और एक पैरा। इस रिंग में भी बात करेंगे, दिस इज ऑर्थो, दिस इज मेटा पोजीशन, दिस इज पैरा पोजीशन, इस साइड पे भी ऑर्थो मेटा एंड पैरा बोलेंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये जो बाई फिनाइल्स है, रिंग जो है उसमें ऑर्थो मेटा पैरा आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, जब इन ऑर्थो मेटा पैरा में हम बात करें तो मुझे मतलब है सिर्फ ऑर्थो पोजीशन से। जीआई जो है बाई फिनाइल्स में मुझे ऑर्थो पोजीशन से समझ में आएगा। अगर ऑर्थो पोजीशन पे इनमें, इनके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप लग जाए, इधर पे बल्कि ग्रुप लग जाए और इधर पे बल्कि ग्रुप लग जाए, ठीक है, यहाँ पे भी इस वाले बॉन्ड पे भी बल्कि ग्रुप है, इस वाले बॉन्ड पे भी बल्कि ग्रुप है। ठीक है, तो ये करेगा क्या, अपने आप को प्लेन में चेंज कराएगा। प्लेन में चेंज क्यों कराएगा, देखो एक जो बेंजीन रिंग है वो कुछ ऐसा है, ठीक है, और इसके सामने अगर आप देखोगे तो ये बल्कि ग्रुप और ये बल्कि ग्रुप आपस में बड़े पास पास से हो गए, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत ही ज्यादा रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन हुआ। अब रिपल्शन होने की वजह से एक जो रिंग है वो क्या करेगा, अपना प्लेन चेंज करेगा ताकि दूर पे हो पाए। तो ये कैसे अपने आप को कर लेगा, देखो एक रिंग जो है वो इस तरीके का है और दूसरा रिंग जो है वो इस तरीके का है, अभी अभी सेम प्लेन में जैसे है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ पे हमने, अब बल्कि ग्रुप क्या होता है सर, कोई भी हैलोजन ले लो फ्लोरीन को छोड़ के, मैंने बोला आयोडीन लगा है यहाँ पे भी आयोडीन लगा हुआ है। ठीक है, 2 बाइफिनाइल रिंग्स हो गए। तो ये क्या करेगा, अब मान लो यहाँ पे भी जैसे इसके यहाँ पे भी कर देते हैं ताकि रिपल्शन समझ में आए। अब यहाँ पे भी आर लगा है, दोनों बल्कि ग्रुप्स हैं, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन करेंगे। अब इसको मैं रिंग ए बोल देता हूँ और इसको मैं रिंग बाइफिनाइल का रिंग बी बोल देता हूँ।
तो करेगा क्या, अभी तक देखो जब तक यहाँ बल्कि ग्रुप नहीं लगा था, ठीक है, मतलब ये ऐसा था, तो इनके बीच में अगर आप देखोगे दो जो वाई फिनाइल के बीच में जो रिंग है, ये बॉन्ड है, दैट इज सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दैट इज सिंगल बॉन्ड। और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या हो जाता है, फ्री रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है। फ्री रोटेशन बोलने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स आराम से, मतलब ये रिंग चाहे ना, तो ये रिंग आराम से, मतलब इस बॉन्ड के अराउंड, मतलब जो सिंगल बॉन्ड मैंने लिखा है सिग्मा बॉन्ड, इसके अराउंड आराम से रोटेशन पॉसिबल है, रिंग आराम से घूम सकता है, फ्री मूवमेंट है, फ्री रोटेशन है, फ्री रोटेशन। अब इस फ्री रोटेशन के चक्कर में क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल कभी जीआई शो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं जीआई के लिए अपने को क्या चाहिए, आर आर एस, यानी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पे बल्कि ग्रुप लग जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये सेंटर और इस सेंटर के बीच में एक रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। क्यों, देखो ये बेंजीन रिंग तो मान लो इसी प्लेन में रह जाएगा, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग है अपना प्लेन चेंज करेगा। ये कैसे क्या करेगा, अपने आप को परपेंडिकुलर प्लेन में लेके चला जाएगा। परपेंडिकुलर प्लेन में होने से क्या फायदा हुआ, एक रिंग अगर मान लीजिए ऐसा है, थोड़ा सा ये 3D है, मैं बना नहीं पाऊंगा, और मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करूं तो ये एक रिंग ऐसा होगा, तो एक रिंग कैसा हो जाएगा इसमें, कुछ इस तरीके का, और थोड़ा 3D बनाना पॉसिबल नहीं हो रहा है, मैं जस्ट आपको प्लेन वाइज समझा देता हूँ। देखिए ये 3 एक्सिस लेते हैं, ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ जो है दैट इज जेड एक्सिस। तो देखो इधर जो रिंग ए है ना, वो हमारा एक्स वाई प्लेन में रहेगा, ठीक है, लेकिन ये वाला जो रिंग है, इसको मैक्सिमम, ये दोनों ग्रुप जो है ना बड़ा रिपल्शन कर रहा है आपस में। सिमिलरली जो बी आर और बी आर जो ग्रुप है वो भी आपस में क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। तो रिपल्शन रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से अपने आप को प्लेन में चेंज करेगा। एक जो है रिंग एक्स वाई प्लेन में है, तो दूसरा क्या करेगा, अपना प्लेन चेंज करके क्या करेगा, एक्स, सॉरी हाँ, एक्स जेड प्लेन में चला जाएगा। एक्स जेड प्लेन मतलब समझिए कि आप जिस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं इसके ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये रिंग जो है एकदम बोर्ड में ही है, और ये रिंग जो है परपेंडिकुलर है, मतलब समझिए तो आपसे आपकी तरफ ये निकला हुआ है, मतलब बी आर आपकी तरफ है, आयोडीन अंदर की तरफ घुसा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ अभी यहाँ पे, अब ये क्यों अपने आप का प्लेन, अब इसका ये जो रिंग बी है अपना प्लेन चेंज क्यों किया, क्योंकि इसको क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा रिपल्शन हो रहा था, इनके बीच में क्या था, हेवी रिपल्शन। अब हेवी रिपल्शन की वजह से बस क्या हुआ, इसने अपना प्लेन चेंज कर लिया। अब बताओ वापस से क्या ये अपने आप को प्लेन में लाना चाहेगा, मतलब वापस से ऐसा इनिशियल स्टेज में आना चाहेगा क्या, मतलब दोनों रिंग सेम प्लेन में नहीं होना चाहेगा। क्यों, जैसे वो वापस से अपने दोनों सेम प्लेन में आएगा तो उनके बीच में क्या होगा, हेवी रिपल्शन होगा। तो इसीलिए अब जो यहाँ पे जो रोटेशन है वो रुक गया है, ठीक है, अब ये रोटेशन जो है फ्रीली नहीं हो पाएगा। तो इस केस में अब क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आ गया, और जैसे ही रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम आ जाता है इसके केस में क्या हो जाता है, जीआई होने लग जाता है, ठीक है। आई होप आपको पहले समझ में आ गया कब जीआई शो करेगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये जीआई मॉलिक्यूल जो मैं बना रहा हूँ, आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन, यहाँ पे ब्रोमीन, और यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा। तो देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे क्या ऑर्थो ऑर्थो पे रिपल्शन है, यस ऑर्थो ऑर्थो पे रिपल्शन है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अपना प्लेन चेंज कर देगा, और प्लेन चेंज करेगा तो ये जीआई शो कर रहा है, ये जीआई शो करेगा, ठीक है। कैसे बनेगा सर, तो देखो एक बेंजीन रिंग जो होगा, मैं कैसे बनाऊं मुझे 3D में समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है मुझे बोर्ड पे ही आके आपको प्रॉपर्ली समझाना पड़ेगा। एक रिंग ऐसा रहेगा, ठीक है, और एक रिंग जो है वो कुछ आप थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, मैं इसको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ बनाने का 3D में।
ठीक है, शायद थोड़ा सा उसको समझ पाओ। एक ऐसे वाले प्लेन में हो गया, तो अभी होगा क्या, देखो यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है इस रिंग में, ठीक है, इस रिंग में क्या हुआ, आयोडीन, जैसे ये वाला तो प्लेन, जैसे आप जो सामने बोर्ड पे देख रहे हो, और ये ना परपेंडिकुलर टू दी बोर्ड है, तो इसमें क्या होगा कि आयोडीन अंदर की तरफ चला गया और बी आर जो है हमारा बाहर की साइड में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे बी आर ऐसे है। मतलब ये वाला जो लेफ्ट हैंड पे आप देख रहे हो, यानी रिंग नंबर ए और रिंग नंबर बी, तो रिंग नंबर ए में देखोगे ना तो आयोडीन ऊपर की साइड पे है, मतलब कुछ ऐसा है, ठीक है, ये ऊपर की साइड पे है, ठीक है, और बी आर जो है यहाँ पे नीचे की साइड पे लगा हुआ है इस रिंग में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आयोडीन जो है वो अंदर की साइड पे है, बोर्ड के अंदर ऐसा है, ठीक है, और ये बी आर जो है वो बोर्ड के बाहर है, कुछ ऐसा है। तो अब आयोडीन और ब्रोमीन में देखोगे तो क्या हो गया, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, तो स्टेबल से थोड़ी वापस से रिंग अपने आप को प्लेन सेम करेगा, नहीं करेगा, तो इस मॉलिक्यूल में जीआई होगा। तो पहला स्ट्रक्चर तो ऐसा बन गया, ठीक है, तो अब नोट कर लो, मैं दोबारा इसका स्ट्रक्चर नहीं बना पाऊंगा, तो पहले अब नोट कर लो, ये ऐसा पहला स्ट्रक्चर है, यानी ये स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर इसका कैसा हो सकता है, एक बार आयोडीन इधर वाला सेम रहे, इस बार अंदर साइड पे कौन चला जाए, ब्रोमीन, और इधर साइड पे कौन आ जाए, आयोडीन। तो इसके दो स्ट्रक्चर्स बन पा रहे हैं, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जो है जीआई शो कर रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चेक करना है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखना कि जो दो रिंग्स बाइफिनाइल में बनाए जाएंगे, जैसे मैं पेज चेंज कर रहा हूँ, जैसे दो रिंग्स जब आप बाइफिनाइल से बनाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो बल्की ग्रुप है ना, अगर मान लो यहाँ पे मैं आयोडीन लगा दूँ, यहाँ पे मैं ब्रोमीन लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पे आयोडीन लगा दूँ और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दूँ, तो अभी कोई रिपल्शन नहीं है ना, कोई रिपल्शन नहीं है, अपना प्लेन चेंज करेगा ही नहीं, तो ये दोनों सेम प्लेन में रहेगा और फ्री रोटेशन है। मतलब बोलने का मतलब है कि इसमें जीआई नहीं हो पाएगा, जीआई नहीं होगा यहाँ, पास में आ रहा है। तो आप पहले भी बात समझ लो। दूसरा चीज, सर ऐसे वाले इस मॉलिक्यूल में होगा क्या, इसमें बता दो। अगर यहाँ पे बी आर लगा है और यहाँ पे आयोडीन लगा है, क्या ये होगा क्या सर, जी नहीं होगा। जब तक ऑर्थो पोजीशन पे, दोनों के ऑर्थो पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन नहीं हो जाता है, तब तक रिपल्शन नहीं होगा, तब तक अपना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन सिस्टम नहीं आएगा, ठीक है। आप ध्यान दीजिए सर, अगर मान लीजिए यहाँ पे हम आयोडीन लगाएं, इसके इधर पे भी ऑर्थो पे आयोडीन लगाएं, और यहाँ पे एक बी आर लगाएं और इधर पे एक बी आर लगाएं, क्या अभी ये जीआई शो करेगा। तो ध्यान दो, रिपल्शन तो अभी भी होगा बल्कि ग्रुप करके, ठीक है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो ये प्लेन भी चेंज करेगा, मतलब ये रिंग जो होगा परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, लेकिन आप इसके दो स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाओगे, दो फॉर्म्स नहीं बना पाओगे। देखो पहला फॉर्म कैसा होगा, एक रिंग ऐसा हो गया, एक रिंग ऐसा हो गया तो देखो यहाँ से जब हम कनेक्शन कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर साइड पे अगर मैं लगा दूं तो यहाँ पे लगा हुआ है आयोडीन, इधर पे भी लगा हुआ है आयोडीन, ठीक है, अंदर साइड पे ब्रोमीन और बाहर साइड पे ब्रोमीन। अब बताओ, ये जो अंदर साइड पे बाहर साइड पे ब्रोमीन लगा है, मैं इनका पोजीशन चेंज भी कर दूं, ये वाला बी आर इधर कर दूं और ये वाला बी आर इधर कर दूं, या फिर ये आयोडीन को ऊपर कर दूं नीचे कर दूं, कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल जीआई नहीं शो करेगा। तो सर कैसे पता करेंगे एग्जामिनेशन के अंदर में, तो देखो रिंग जो जीआई शो करने आ रहा है ना, जो दो रिंग्स आ रहा है उसमें से कोई भी रिंग सिमेट्रिकल नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये रिंग देखो सिमेट्रिकल है, रिंग को अगर मैं बीच से काट दूं, देख रहे हो अपर हाफ और लोअर हाफ क्या है, सेम है। तो अगर रिंग सिमेट्रिकल हो जाता है, रिंग को अगर बाइफरकेट कर वो सिमेट्रिकल हो जाता है, तो जीआई नहीं करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। सर इधर मान लीजिए सर ऐसे इधर पे सिमेट्रिकल और इधर पे अनसिमेट्रिकल हो, तो जैसे फ्लोरीन ये अनसिमेट्रिकल ऐसे करेगा क्या, नहीं। अगर एक भी रिंग अगर अपने को सिमेट्रिकल हो गया तो जीआई नहीं शो करेगा, बात ध्यान रखना, ठीक है। जैसे इसका आप कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, यानी मॉलिक्यूल अल्टीमेटली जीआई नहीं शो करने वाला है। आई होप आपको जो मैंने बाइफिनाइल वाला जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो केस था, आपको सर तीन रिंग रहेगा, तो तीन रिंग रहेगा तो आप जैसे मान लो कि इसी में बना देता हूँ मैं, देखो तीन रिंग पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, यानी ट्राइफिनाइल्स पे। चलिए
2 रिंग हो गया, इसमें एक और रिंग कनेक्ट कर दो। ठीक है, अब ध्यान देंगे सर ट्राइफिनाइल अभी इस ये मॉलिक्यूल करेगा क्या? नहीं करेगा, तीनों सेम प्लेन में है। अब मान लो मैंने यहाँ लगाया आयोडीन, ठीक है, यहाँ लगाया ब्रोमीन, और यहाँ लगा दिया क्लोरीन, ठीक है, यहाँ लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ लगा दिया ब्रोमीन, ठीक है। सर अभी ये जी शो करेगा क्या? तो देखो अगर आप इस दोनों पॉइंट पे देखोगे, इन दोनों पॉइंट पे, तो क्या इनके बीच में प्लेन चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। क्यों? यहाँ पे रिपल्शन नहीं है, यहाँ पे कोई ऑर्थो पोजीशन नहीं है, तो प्लेन चेंज नहीं होगा, सेम प्लेन में है। इसका मतलब ये करेगा फ्री रोटेशन, मतलब इन दोनों सेंटर के बीच में देखेंगे देयर इज फ्री रोटेशन, आराम से घूम सकता है ये, इसलिए इन दोनों के बीच में तो जीआई नहीं होना है। इन दोनों के बीच अगर हम चेक करेंगे तो देखो यहाँ पे बल्कि ग्रुप, इधर बल्कि ग्रुप, इधर रिपल्शन तो करेगा, और यहाँ पे सिमेट्रिकल भी नहीं है रिंग, तो आराम से क्या बोलोगे सर यहाँ पे आर आर एस होगा, ठीक है। इसीलिए ये अपने को इन दोनों सेंटर्स कह रहा हूँ, इन दोनों सेंटर्स के बीच में क्या करेगा? जीआई तो हो सकता है। तो दिस मॉलिक्यूल इज शोइंग जीआई। आई होप आपको बात समझ। सर एक चीज और बता दो सर कि अगर मान लो यहाँ पे ऐसा रहता, खाली उसी साइड पे रहता सर ऐसा, तो क्या जीआई शो करेगा? यस करेगा। एक बार ब्रोमीन ऊपर और क्लोरीन बाहर साइड, ठीक है, और एक बार ब्रोमीन नीचे और क्लोरीन अंदर साइड, तो स्ट्रक्चर बन सकता है। तो अल्टीमेटली ये जो ट्राइफिनाइल हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे, जैसे यहाँ क्लोरीन लगा के और ब्रोमीन, तो ये अपने को जीआई शो करेगा। आई होप आपको जो बाइफिनाइल का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने डाउट पूछा था, एक बार लेक्चर का स्टार्टिंग यहाँ तक देखने के बाद तो अभी मुझे लग रहा है क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, तो मूव करते हैं आज के टॉपिक पे, जो मैंने आपको बताया था कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एप्लीकेशन, या फिर हम कह सकते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है डेडिकेटेड, बहुत छोटा टॉपिक है, 20 मिनट के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे इसको, 20-25 मिनट के अंदर में। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज या फिर एप्लीकेशन ऑफ जीआई। मतलब हम लोगों ने जीआई सीखा, तो जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं क्या उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, या फिर अगर डिफरेंस है प्रॉपर्टीज में तो उसका क्या एप्लीकेशन, उससे क्या फायदा है, हम अगर प्रॉपर्टीज को पढ़ रहे हैं तो उससे क्या फायदा है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ जीआई में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेबिलिटी। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है दैट इज स्टेबिलिटी। तो देखो हम लोगों ने 2 फॉर्म पढ़ा है ना, एक पढ़ा है सिस फॉर्म और एक पढ़ा है ट्रांस फॉर्म, ठीक है। तो इन जनरल अगर मैं बोलूं कि कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, हम लोगों ने पहले पढ़ा ना सिस और ट्रांस में, तो कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल कहा जाता है? ट्रांस को। क्यों? देखो सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, इधर पे मान लो मैंने लगा दिया CH3, इधर पे लगा दिया हाइड्रोजन, इधर पे लगा दिया CH3, इधर पे लगा दिया हाइड्रोजन। क्लियर? दिस इज फॉर्म। एंड यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ट्रांस का, सी डबल बॉन्ड सी, इधर पे CH3, इधर पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। दोनों के दोनों क्या हैं? 2 ब्यूटीन है, लेफ्ट वाला सिस 2 ब्यूटीन है और राइट वाला ट्रांस 2 ब्यूटीन है। यहाँ देखो जो सेम ग्रुप है CH3, हम हाइड्रोजन के भी रेफरेंस में बोल सकते हैं, नहीं चलो मैंने CH3 के रेफरेंस में बता दिया। इनके बीच में 2 बल्कि ग्रुप यानी 2 बड़े ग्रुप के बीच में क्या है? डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा। याद ध्यान देंगे यहाँ CH3 और यहाँ CH3 डायगोनली डिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो ये दूर है ना, तो ये जो डिस्टेंस है दूर होने की वजह से रिपल्शन कम है इन पार्टिकल्स के बीच में, सेम ग्रुप्स के बीच में। तो जब ज्यादा डिस्टेंस है तो लेस रिपल्शन, यानी यहाँ पे हम बोलेंगे लेस रिपल्शन है इन पार्टिकल्स के बीच में जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे क्या है? मोर रिपल्शन। और जहाँ पे रिपल्शन भैया ज्यादा होगा तो वहाँ पे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी क्या होगी? दूर ज्यादा कम हो जाएगी ना, क्योंकि वो अपने आप को दूर दूर करना चाहेगा, तो ये हो गया लेस स्टेबल, ठीक है। और इधर पे क्या हो गया? ट्रांस क्या हो गया? मोर स्टेबल। तो इन जनरल अगर हम बात करेंगे कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है? ट्रांस फॉर्म, ठीक है, क्योंकि उनमें डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में ज्यादा होता है। चलिए, और वो ज्यादा सिमेट्रिकल भी है, ट्रांस इज ज्यादा सिमेट्रिकल, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि दैट इज ज्यादा स्टेबल। ओके, सो पहला प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया। सेकंड प्रॉपर्टी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज इस पे क्वेश्चन नीट में भी मिलेगा आपको, देखोगे डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू से करते हैं, और म्यू का अगर आप फॉर्मूला देखोगे यानी डाइपोल मोमेंट का, म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ठीक है। म्यू एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी वेक्टर क्वांटिटी बोलने का मतलब है कि आप वैल्यू तो कैलकुलेट करोगे ही, साथ साथ इसका क्या निकलेगा? डायरेक्शन निकलेगा। यहाँ पे Q जो है दैट इज चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन आयन,
अब कौन सा आंसर बात करेंगे अभी, ठीक है। और डी क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन आयंस, ठीक है, यानी बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कैटायन आयन के बीच में डिस्टेंस जो होता है। अब जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं डाइपोल, तो डाइपोल किसको बोलते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें दो पोल जनरेट हो जाए, जैसे HCl है, इसमें आप देखोगे तो क्लोरीन इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा माइनस, और हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा एच, सॉरी डेल्टा प्लस। तो ये एक मॉलिक्यूल जो है HCl वो क्या बना रहा है, एक डाइपोल बना रहा है, दो पोल जनरेट किया कि नहीं, माइनस और प्लस, दिस इज नोन एज डाइपोल, ठीक है। डाइपोल मोमेंट का जो यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड डेबाई, DEBYE, या फिर कई बार हम इसको ESU भी पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के फॉर्म में, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, सॉरी ESU.m, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एक और कूलम मीटर में भी, क्योंकि चार्ज का यूनिट क्या हो जाएगा कूलम, और डिस्टेंस इज मीटर, थोड़ा बड़ा यूनिट हो गया, लेकिन हम मतलब डेबाई भी यूज करते हैं, ESU सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, ESU सेंटीमीटर मीटर नहीं, और कूलम मीटर भी यूज करते हैं, 3 यूनिट्स हो गए इसके, ठीक है। अब देखो म्यू जो है उसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो म्यू का डायरेक्शन होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। जैसे इसमें अगर हम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बात करेंगे तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन है, क्लोरीन ज्यादा है, तो ये एक डायपोल का डायरेक्शन हो गया। इस तरीके से हम डायपोल का डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। एक तरफ मतलब एरो बनाएंगे जिधर से जिधर की तरफ होगा डायरेक्शन, और उस पे एक जो टेल है, टेल को एक कट लगा देते हैं, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायपोल, क्लियर। अब दो वेक्टर्स हैं, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है, मान लो वेक्टर ए है, ठीक है, और वेक्टर बी है, किसी एंगल पे है, तो हम इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे होता है, रिजल्टेंट आर वेक्टर कैसे निकलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज, ये मैं आपको फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, जस्ट थोड़ा सा रिकॉल करा दे रहा हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। तो हम कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, जिस एंगल पे दोनों वेक्टर्स अलाइन है वो एंगल का हम cos थीटा वैल्यू लेते हैं, इस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। मैं इससे ज्यादा आपको वेक्टर कुछ नहीं बोलने वाला हूँ। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में से कैसे पूछा जाएगा। तो चार्ज और डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है दैट इज अ डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो इसमें क्या फायदा है, तो जनरल अगर हम बात करें कि दो फॉर्म्स जो हम सिस और ट्रांस बनाते हैं, इन जनरल ऐसे तो चेंज कर सकता है। जैसे मान लो कि मैंने एक मॉलिक्यूल बनाया CH3, इधर पे CH3, इधर पे H और इधर पे H, दिस इज द सिस फॉर्म। दूसरा ट्रांस बनाते हैं CH3, इधर पे CH3, इधर पे H और इधर पे H। तो देखिए ये जो मॉलिक्यूल है इसमें सिस फॉर्म है ऊपर वाला, ठीक है, लेफ्ट वाला, और ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। तो ध्यान देंगे इसमें डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट देखते हैं। तो देखिए इधर हाइड्रोजन कार्बन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मैं थोड़ा सा कलर चेंज ही कर लेता हूं ताकि आप अलग से देख पाओ। ध्यान देंगे कार्बन हाइड्रोजन में कार्बन इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये रहा डायपोल का डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो जाएगा। इधर पे अगर हम बात करेंगे तो ये डायरेक्शन हो जाएगा। इधर पे बात करेंगे तो देखो ये भी कार्बन है, लेकिन ये sp2 कार्बन है डबल बॉन्डेड, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इस तरीके से ये वेक्टर आएगा और ये वेक्टर आएगा। अब देखो ये CH3 और C के बीच में, तो मान लो वेक्टर का वैल्यू है A, ये भी सेम है तो A, इधर वाला वेक्टर B और इधर वाला वेक्टर B, ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में है तो सेम मैंने B दो वेक्टर्स बोल दिए। अब बताओ इससे समझना A वेक्टर क्या हो रहा है, दोनों ऐसे आ रहा है ना एक तरफ में, तो मान लो ऐसे बोल सकते हैं सर A वेक्टर ऐसे निकल रहा है, एक पॉइंट से अगर देखोगे तो A वेक्टर ऐसे निकल रहा है, इधर पे A और इधर पे A, तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, R1 नीचे की तरफ, ठीक है। और इन दोनों में देखोगे एक जो B वेक्टर है वो इस पॉइंट से इधर जा रहा है और एक पॉइंट से इधर जा रहा है, ठीक है, B वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ हो जाएगा R2, इनका रिजल्टेंट वेक्टर ऊपर की तरफ होगा R2। अब डिपेंड करेगा कि R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, मतलब नेट रिजल्टेंट आइदर ऊपर साइड आइदर नीचे साइड, ठीक है। अच्छा ट्रांस में देखोगे तो ये जो CH3 है वो ऐसे डायरेक्शन में है वेक्टर, और इसका वेक्टर कुछ ऐसे डायरेक्शन में है, ये वेक्टर कुछ ऐसा है और ये वेक्टर कुछ ऐसा है।
तो अगर इसमें देखोगे तो एक पॉइंट से अगर हम बात करें तो वेक्टर नंबर ए, देखो इसको हम लोग वेक्टर नंबर ए बोला हुआ है CH3 और C के बीच में, और हाइड्रोजन नंबर बी और बी है, ठीक है। तो ध्यान देंगे इसमें एक ए जो है, ये वाला ए, ये वाला ऊपर की तरफ जा रहा है इधर, ठीक है, और एक जो वेक्टर है वो इधर की तरफ जा रहा है। तो ए और ए जो है दो इक्वल वेक्टर्स, ऑपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे, तो cos 180 की तरह से जीरो यहाँ जाएगा, तो कैंसिल आउट करेगा, एक माइनस वन एक प्लस वन, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो। और सिमिलरली एक बी देखोगे अगर आप, तो ये ऊपर इधर की तरफ जा रहा है और एक बी किधर आ रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, तो ये बी और ये बी एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा। तो इसका नेट जो रिजल्टेंट आया वो क्या हो रहा है, म्यू जीरो के अराउंड आ रहा है, जीरो आ रहा है, अराउंड क्या जीरो आ रहा है। इसमें डिपेंड कर रहा है कि R1 ज्यादा है कि R2 ज्यादा है, मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने को नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा। तो जहां पे म्यू जीरो हो जाता है वो हमेशा क्या रहता है, नॉन पोलर, ठीक है। और जहां पे म्यू की वैल्यू कुछ होती है, नॉन जीरो है, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर बात किया जाए इस, मतलब यहाँ पे जो सामने दो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल नंबर ए और सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म है, इसमें ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, तो लेफ्ट वाले यानी सिस मॉलिक्यूल का है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हेडिंग हमारा हेडिंग है डायपोल मोमेंट प्रॉपर्टी। इसमें अगर बात किया जाए तो जनरली किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, जनरली सिस का डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है ट्रांस से, ये बात ध्यान रखना है। लेकिन एज एन एक्सेप्शन भी आ सकता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल डिपेंडेंट है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे चेंज करेगा। तो अगर हम एक दूसरे मॉलिक्यूल पे बात करते हैं, जैसे एक और मॉलिक्यूल में बनाता हूं, मैं थोड़ा सा एटम को इसमें चेंज करता हूं। यहां पे लगा है क्लोरीन, यहां पे लगा है CH3, इधर पे लगा हुआ है हाइड्रोजन, इधर पे लगा है हाइड्रोजन। दूसरा मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन के रेफरेंस में ट्रांस, तो यहाँ पे लगा है हाइड्रोजन, यहाँ लगा है हाइड्रोजन, यहाँ लगा है CH3 और यहाँ पे लग गया है क्लोरीन, ठीक है। तो देखोगे तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड पे सिस फॉर्म हो गया, और ये वाला जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ऑपोजिट एंड पे है, तो ये कौन सा फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म है। इसमें चेक करते हैं, ठीक है। तो ध्यान देंगे, वापस से मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा सा आप समझने में आपके लिए इजी हो जाता है। चलिए वापस से, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो डायपोल है दैट इज इस तरीके का, इसको मैं ए बोल देता हूँ। इधर वाले में ऐसा बस सेम ही है, ये भी ए हो गया। इधर में देखोगे तो कार्बन से क्लोरीन की तरफ हुआ, क्लोरीन इज ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये वेक्टर नंबर बी हो गया और ये वाला वेक्टर नंबर सी हो गया। क्लियर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो देखो ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, यानी ये वेक्टर दोनों ए ए हैं, ठीक है। इधर पे देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा वेक्टर नंबर सी, और ये हमारा वेक्टर नंबर बी इधर की तरफ है। क्लियर। अब ध्यान देते हैं, एक पॉइंट से समझने की कोशिश करेंगे। तो वेक्टर नंबर ए जो है, एक निकल रहा है ऐसे और एक वेक्टर निकल रहा है ऐसे, ठीक है। दोनों वेक्टर ए हो गया, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ मिलेगा अपने को, ऊपर साइड पे, यानी R1, ठीक। अब एक वेक्टर है C, ठीक है, और एक वेक्टर जो है वो है B, जो कि इसी डायरेक्शन में है। अब देखोगे तो ये दूसरा वेक्टर है B, ये वाला देखो उसी डायरेक्शन में। तो अब ध्यान दो, अपने पास में तीन वेक्टर्स हैं, एक है R1 जो रिजल्टेंट है AA का, एक है B और एक है C। तो R1 और C का रिजल्टेंट वेक्टर भी समथिंग इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे म्यू का वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगा, मतलब यहाँ पे म्यू नॉन जीरो ही होगा, जीरो नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान देते हैं, तो देखो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे वेक्टर बी इधर की तरफ है, ठीक है, और वेक्टर सी भी जो है वो भी इसी के ऊपर में आ गया है, वेक्टर सी भी इधर ही आ रहा है, और इधर पे एक वेक्टर ए निकला हुआ है और यहाँ पे एक वेक्टर बी निकला हुआ है, सॉरी ए इधर की तरफ भी है और इधर पे भी ए है। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर देखो दोनों 0 डिग्री एंगल पे हैं, तो बी और सी का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, तो यहाँ पे म्यू नॉन जीरो है, ठीक है। लेकिन आप देखोगे वेक्टर का अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पे बी और सी कुछ एंगल पे है और एक रिजल्टेंट वेक्टर भी है, और यहाँ पे बी और सी सेम एंगल पे हैं। तो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे ना, जब एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे, अगर हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होता तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का वेक्टर को सॉल्व करना है, ट्रांसफॉर्म का सिस से ज़्यादा डायपोल मोमेंट आता।
तो मैं ये बोल रहा हूँ जस्ट आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना है, आप इस चीज़ को समझो कि जो डायपोल मोमेंट प्रॉपर्टी है वो मॉलिक्यूल डिपेंडेंट है। ऐसे आप याद करोगे कि सिस का ज़्यादा होता है ट्रांस का कम होता है तो ये गलत हो जाएगा, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर में, फिर आगे चलेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन है, पहला मॉलिक्यूल बेंजीन है, उसके ऊपर में क्लोरीन लगा हुआ है, इधर पे क्लोरीन और इधर पे क्लोरीन। ठीक है, ये बताइए कि इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना है, देखो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन है, ये कार्बन sp2 वाला है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होता है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होता है 2.75, और क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन इज 3। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है तो एक ये डायपोल का डायरेक्शन नीचे और इस वाले डायपोल का डायरेक्शन क्या हो गया, ऊपर। तो दोनों डायपोल एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे, तो इसका जो म्यू होगा वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधी जीरो हो जाएगा। क्लियर, चलिए दूसरे मॉलिक्यूल पे आते हैं। बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में ऊपर पे लगा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, और यहाँ पे भी सिमिलर चीज C ट्रिपल बॉन्ड CH लगा हुआ है। क्लियर, इसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा क्या, एग्जैक्टली जीरो होगा। यहाँ देखो ये नीचे की तरफ डायपोल होगा, ये वाला कार्बन क्या है, sp कार्बन है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इनके बीच में अगर आप डायरेक्शन देखो नीचे की तरफ, इन दोनों कार्बन के बीच में ये जो बेंजीन वाला कार्बन नीचे की तरफ, और यहाँ पे बेंजीन वाला कार्बन और इस कार्बन के बीच में देखो तो ये ऊपर की तरफ, तो अगेन इनका डायपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो। ठीक है, अब मान लो बेंजीन के ऊपर में 2 CN लगा हुआ है, इधर पे एक CN और इधर पे एक CN। क्वेश्चन ज़्यादा ना पैरा पोजीशन पे ही रेफरेंस लेके क्वेश्चन दिया जाता है। ठीक है, कैंसिल आउट कहाँ करा, तो देखो ये CN है और ये CN है, इसको थोड़ा सा अगर आप बना लो तो C ट्रिपल बॉन्ड N, और इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये हो गया C ट्रिपल बॉन्ड N। सर हमने साइड में क्यों नहीं बनाया, अरे बना भी सकते हैं, लीनियर है ना, बस अपने लीनियर तो सेम ही उसी प्लेन में, ये कार्बन जिस प्लेन में है, ये जिस लाइन में जिस एक्सिस पे है उसी एक्सिस में बना दिया। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, अगेन जीरो होगा। क्यों, देखो इसमें कार्बन नीचे की तरफ खींच रहा होगा, ये कार्बन से भी नाइट्रोजन नीचे की तरफ खींच रहा होगा। अगेन ये वाला जो अगर हम देखें, नहीं जो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में होगा ना, नाइट्रोजन 3 और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 3.25, इन दोनों का ऐसे हो गया। और इधर पे आप देखोगे तो कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन में ऊपर की तरफ, और नाइट्रोजन और कार्बन में इस तरीके से, तो ये वेक्टर A है और ये भी वेक्टर A होगा। देखो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ये वेक्टर B है और ये भी वेक्टर B है, तो देखो B B एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल वेक्टर्स कैंसिल आउट, A कैंसिल आउट, अगेन यहाँ इसका म्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है ऐसा, देखो यहीं पे आप गलती करते हो एग्जामिनेशन में। OH और OH, ये मॉलिक्यूल जो है इसका हमें आंसर करना है कि डायपोल मोमेंट क्या होगा। ठीक है, म्यू हम लोग क्या करते हैं, वैसे ही सोचते हैं, नीचे की तरफ आएगा सर, इधर ऊपर की तरफ जाएगा, कैंसिल आउट, यानी म्यू जीरो। लेकिन ध्यान दो इसका म्यू नॉन जीरो होता है। क्यों, अब समझो, ये ऐसे जो आप सोच रहे हो ना ये गलत है। देखो हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम है वो ऑक्सीजन, इसके ऊपर में 2 लोन पेयर भी है, अब भूलो मत, क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। तो जब भी रिंग से डायरेक्टली अटैच एटम पे लोन पेयर होगा तो उसके 2 स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। कौन कौन से, ध्यान देंगे, जब लोन पेयर सेंट्रल एटम पे रहता है तो क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंड हो जाता है, घूम जाता है। तो देखो एक स्ट्रक्चर आप ऐसा बना सकते हो जिधर पे OH और यहाँ पे 2 लोन पेयर लगे होंगे। ठीक है, और नीचे वाले पे भी सिमिलर, H इधर पे है और यहाँ पे 2 लोन पेयर्स लगे होंगे, यानी दोनों H H सेम साइड। एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, बेंड तो होगा ना, एंगल हो जाएगा, जैसे वाटर में भी आपने पढ़ा होगा। दूसरा स्ट्रक्चर इसका ऐसा बन सकता है, एक का O जो है वो H को इधर की तरफ रख रहा है, लोन पे लग गया, और एक जो है O H को इधर की साइड पे रख रहा है, लोन पेयर इधर की तरफ है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दोनों में बात करते हैं।
चलिए, तो जो पहला स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसमें आप देखोगे तो ये देखो, इन दोनों का अगर ऊपर की तरफ देखोगे तो डायपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे मतलब आप जो देख रहे हो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एकदम डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है, एकदम करेक्ट बात है। ठीक है, चलो ये वाला डायपोल मोमेंट जीरो है, मतलब इनके बीच में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक डायपोल ऐसा होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में एक डायपोल ऐसा होगा। अगर आप एक पॉइंट से समझने की कोशिश करो तो एक डायपोल इधर की तरफ और एक डायपोल इधर की तरफ, तो नेट रिजल्टेंट इधर कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ना। तो इस मॉलिक्यूल का यानी जो लेफ्ट हैंड में बनाया हुआ है इसका म्यू क्या आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है। अब इसमें बात करो तो एक वेक्टर ऐसा और एक वेक्टर ऐसा, कोशिश करोगे समझने का तो एक वेक्टर एक पॉइंट से अगर समझोगे तो एक वेक्टर इधर की तरफ है, देखो नीचे वाला, और एक वेक्टर इधर की तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल। यानी इस वाले मॉलिक्यूल में, मतलब मॉलिक्यूल का इस वाले स्ट्रक्चर का म्यू जीरो आ रहा है। तो इसी मॉलिक्यूल का दो स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर और एक ये वाला स्ट्रक्चर। तो देखो इसका तो म्यू जीरो हो गया, इसका नॉन जीरो हो गया, तो सर इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम फिर, ये म्यू जीरो के नॉन जीरो। तो आप कोई भी इसका स्ट्रक्चर, चाहे लेफ्ट वाला हो चाहे राइट वाला, जो भी अगर म्यू नॉन जीरो है मतलब आपका मॉलिक्यूल नॉन जीरो है। यानी अल्टीमेटली आपका जो स्ट्रक्चर बना है ये वाला, आप इसको क्या बोलोगे, ये सर जीआई शो कर रहा है, सॉरी डायपोल मोमेंट इसका नॉन जीरो है। इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल होगा, यानी जो ऊपर में दिया गया है OH लगा के, ये जो मॉलिक्यूल है OH वाला, ये अपने आप को डायपोल मोमेंट नॉन जीरो रखेगा, क्योंकि इसका एक जो फॉर्म है वो डायपोल मोमेंट नॉन जीरो कर रहा है। सर ये फॉर्म क्यों नहीं मान रहे, अरे ये भी फॉर्म मान रहा है लेकिन ये फॉर्म तो जीरो हो गया ना, ये फॉर्म नॉन जीरो है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट रखता है। चलो तो कैसे समझेंगे, सीधा से समझ जाना कि जो कार्बन है इससे डायरेक्टली अटैच एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो अपना ये वाला स्ट्रक्चर एक बनाएगा ही बनाएगा और उसका म्यू नॉन जीरो हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल इसी पैटर्न पे आपको देता हूँ एक, दूसरा स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए बेंजीन के ऊपर में लगा दिया हम लोगों ने OCH3 और नीचे पे भी OCH3। तो देखो इनके बीच ये वाला जो आप सोच रहे हो कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डायपोल है वो तो एक दूसरे कैंसिल करेगा, करेक्ट बात है। लेकिन अगेन डायरेक्टली अटैच कौन है, ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे दो लोन पेयर इधर भी होगा, डायरेक्टली अटैच एटम है कि दो ही बॉन्ड बना हुआ है, और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा, तो ऑब्वियस इसका भी वो फॉर्म बनेगा ना पुराना वाला। जैसे यहाँ पे देखो, बस यहाँ पे क्या है OCH3, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हट के क्या लग जाएगा CH3 और CH3। तो ये जो फॉर्म है ये तो अपना नॉन जीरो रखेगा ही रखेगा। तो इसका मतलब ये जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो जो आगे मैंने बनाया हुआ है, ये मैं इसको एडिट कर देता हूँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो ये जो फॉर्म है जहाँ पे मैं हाइड्रोजन की जगह CH3 लगा रहा था, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपने को म्यू जो है वो नॉन जीरो रखेगा, जीरो नहीं रखेगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा डायपोल मोमेंट वाला। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज सॉल्युबिलिटी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घुल जाना। ठीक है, तो आपने एक चीज सुना होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका मतलब क्या होता है, पोलर सॉल्यूट, पोलर सॉल्यूट जो है वो किस में डिसॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। तो ये बात ध्यान रखना है। सॉल्युबिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो आपको ये बात पता है जिसका म्यू नॉन जीरो होता है वो होता है पोलर, और जिसका म्यू जीरो हो जाता है वो होता है नॉन पोलर। ठीक है, पोलर में अगर बात करेंगे सिस ज्यादा पोलर है एज कंपेयर टू ट्रांस। ट्रांस तो जनरली क्या ही हो जाता है, नॉन पोलर। जनरली मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो जाता है, नॉन पोलर। तो अगर हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की, तो जनरली सॉल्युबिलिटी, सॉरी क्या हो गया भाई, हाँ,
तो देखो सॉल्युबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी हम जनरली कुछ भी नहीं दिया रहता है तो हम मानते हैं पानी के अंदर। तो पानी क्या है, पोलर है ना, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी में बात करेंगे तो पोलर चीज ज़्यादा डिजॉल्व होगा पानी के अंदर में। तो सॉल्युबिलिटी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोलरिटी के। अब पोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाटर में डिजॉल्व, और वाटर क्या होता है, H2O इज पोलर सॉल्वेंट। H2 इज पोलर सॉल्वेंट। तो पोलर सॉल्वेंट पोलरिटी डिसॉल्व होगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी पोलरिटी पे डिपेंड करेगा। और पोलरिटी किस पे डिपेंड करता है, म्यू पे। जितना ज़्यादा म्यू उतना ज़्यादा पोलर। और हम जानते हैं म्यू ऑफ सिस जो होता है वो ग्रेटर देन होता है म्यू ऑफ ट्रांस। ये बात तो हम लोगों ने यही पे देख लिया। यहाँ देखो, यहाँ पे म्यू ऑफ सिस ज़्यादा होता है म्यू ऑफ ट्रांस से। यानी हम कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो ज़्यादा किसका होगा, सिस का, और फिर उससे कम किसका होगा, ट्रांसफॉर्म का। आई होप आपको जो सॉल्युबिलिटी थर्ड प्रॉपर्टी था समझ में आया होगा। अच्छा एक चीज और देख लो, सिस फॉर्म को हम लोग ना इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द बोट फॉर्म, ठीक है। एंड ट्रांस को हम रिप्रेजेंट करते हैं चेयर की तरह, ऐसे। दिस इज ट्रांसफॉर्म, क्लियर। ट्रांसफॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, चेयर की तरह, ठीक है। दिस इज पहला वाला सिस और दूसरा वाला ट्रांस। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट अगेन आपके बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉइल में करना मतलब क्या, उनके बॉन्ड्स को तोड़ना। तो जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा वो जल्दी नहीं टूटेगा, जिसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगेन जो बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे मॉलिक्यूलर मास भी एक फैक्टर है। तो यहाँ पे सिस और ट्रांस में हम बॉन्ड स्ट्रेंथ पे बात करेंगे, क्योंकि दोनों का एटम सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो मास भी सेम ही आ जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ फैक्टर होगा। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, जो पोलर होगा उसके बीच में अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, चार्ज है ना, और जो नॉन पोलर होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है पोलरिटी, क्योंकि जो पोलर चीज़ें हैं वो चार्ज होती हैं, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलरिटी, और पोलरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि जनरली, अगेन यहाँ पे जनरली लगाना पड़ेगा कि एक्सेप्शनली डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल, जनरली बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो किसका ज़्यादा हो जाएगा, सिस का। सिस का म्यू ज़्यादा होता है ना, तो सिस से सिस का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ट्रांस से क्या हो जाएगा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन पोलरिटी एंड पोलरिटी डिपेंड्स अपॉन म्यू। ये आपको जो मैंने बक्से में डाल दिया है सामान, इसको आपको हमेशा खोल खोल के चेक करते रहना है, ठीक है। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा सर बॉइलिंग पॉइंट का और भी कोई फैक्टर है, जस्ट ये अभी मैंने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट का अदर फैक्टर भी है। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडर वॉल फोर्स, ठीक है। और वैन डेर वाल्स फोर्स किस पे डिपेंड करता है, मॉलिक्यूलर मास पे। तो इस आइसोमर्स के केस में तो देखो मॉलिक्यूलर मास सेम रहने वाला है, तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर मान लो कि दो कंपाउंड्स दिया गया है, अगर इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, जैसे 4 कार्बन का कंपाउंड है और ये 3 कार्बन का कंपाउंड है, दोनों एल्केन है, तो एल्केन्स आर नॉन पोलर, तो वैन डेर वाल्स फोर्स ही लगेगा। तो यहाँ पे मास 4 कार्बन वाले का ज़्यादा होगा, तो जब मास ज़्यादा तो वैन डेर वाल्स फोर्स ज़्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये केस हम लगाते हैं कब, मतलब जब अपने को मॉलिक्यूलर मास अलग अलग होता है। यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास सेम है, तो उसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। एंड आज का जो लास्ट प्रॉपर्टी है, और यही डिस्कस करके हम लेक्चर को एंड करने वाले हैं, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है, बच्चा क्या सोचता है मेल्टिंग पॉइंट भी किस पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट मास पे डिपेंड नहीं, ऐसा नहीं है कि मास फैक्टर नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट ये कोई मेजर फैक्टर नहीं है मेल्टिंग पॉइंट के लिए मास। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, तो ध्यान रखना मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है आपके सिमेट्री पे। बात समझ आ रहा है, सिमेट्री पे आपका मॉलिक्यूल कितना सिमेट्रिकल है। जैसे मान लो मैं दो फॉर्म्स बनाता हूँ, एक बनाया ऐसा CH3, ठीक है, और एक मैं मॉलिक्यूल बना रहा हूँ जहाँ पे मैंने क्या किया, CH3 और CH3। मतलब वो कौन ज़्यादा सिमेट्रिकल लग रहा है, मॉलिक्यूल A या फिर मॉलिक्यूल B। ज़्यादा सिमेट्रिकल कौन है, मॉलिक्यूल A। तो ये जो है अपने क्रिस्टल में इजीली एंड कॉम्पैक्टली फिट हो जाएगा।
मतलब जो मॉलिक्यूल नंबर ए है वो अपने क्रिस्टल के अंदर में क्या होगा, इजीली कॉम्पैक्टली फिट हो जाएगा। मॉलिक्यूल नंबर बी है थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो जो अपने क्रिस्टल में अच्छे से फिट हो जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, उसको तोड़ने में यानी उसको मेल्ट कराने में, उसके बॉन्ड्स को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगा। तो जो ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो हम कैसे याद रखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल का सिमेट्रिसिटी ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, जैसे पार्टी वगैरह में बहुत सारे चेयर्स आते हैं, देखते हो चेयर एक दूसरे पे कितना अच्छे से सिमेट्रिकली होते हैं सारे चेयर्स, तो आपस में फिट हो जाते हैं बड़े बढ़िया से। जब बहुत बढ़िया से फिट हो जाते हैं तो कई बार देखते हो ना, चेयर एक दूसरे चेयर से चिपक जाता है, निकलता भी नहीं है। तो जब ज़्यादा सिमेट्रिकल होगा तो अच्छे से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जैसे चेयर्स कई बार कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। तो होता क्या है, अगर आप ध्यान दो, तो मैं जब सिस और ट्रांस की बात करता हूँ तो सिस जो है वो बोर्ड की तरह है और ट्रांस जो है वो चेयर की तरह है। तो ये सोचो, अगर मैं बोर्ड के ऊपर बोर्ड 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 रखता चला जाऊँ तो ये कॉम्पैक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, या फिर चेयर के नीचे चेयर लगाते चले जाएं वो कॉम्पैक्शन अच्छा होगा। ये जो है ना चेयर वाला, इसका कॉम्पैक्शन ज़्यादा होता है, अच्छे से कॉम्पैक्ट ज़्यादा होता है, कॉम्पैक्शन ज़्यादा है, सिमेट्रिसिटी इनका क्या है, ज़्यादा है। जब ज़्यादा सिमेट्रिकल ट्रांसफर नहीं है ज़्यादा, आप इस चीज़ को अगर लग रहा है कि नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा बोर्ड, तो नॉर्मली सोच के देखो, बोर्ड के ऊपर बोर्ड और चेयर के ऊपर चेयर। अगर इससे नहीं समझ पा रहे हो, डायरेक्ट याद रखो कि जो चेयर पे, अगर हम चेयर के ऊपर चेयर लगाते जाते हैं तो अच्छे से कॉम्पैक्ट और सिमेट्रिकल ज़्यादा होता है, कॉम्पैक्शन ज़्यादा होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो हम सीधा सीधा क्या बोलेंगे, अगर हमारा मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन आता है तो आप बोलोगे सेम मॉलिक्यूल में जो ट्रांस मॉलिक्यूल है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा सिस से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। बात समझ आया है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो क्लास आज का जो लेक्चर था दैट वाज ऑन जीआई और जीआई के एप्लीकेशन पे लेके था। मैंने आज का जो लेक्चर है वो कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ द जीआई जस्ट पढ़ना था और वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो जीआई में आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बच रहा है। अब आपको जस्ट मैं कल वाला जो लेक्चर है, और कल तो 2 अक्टूबर है, जस्ट मैं आज 1 अक्टूबर के नाइट में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो कल 2 अक्टूबर है, कल मेरा भी ऐसे छुट्टी है, कल मुझे इंस्टीट्यूट नहीं जाना है, तो कल आपके मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करूँगा और लेक्चर कल ही आने वाला है, जिसके अंदर में हम करेंगे प्रैक्टिस सेशन। यानी हम कल नीट और जेई के क्वेश्चंस जो हैं that are from your PYQs, यानी नीट और जेई के जो क्वेश्चंस होंगे जीआई पे, उनको हम कवर करने वाले हैं कल के लेक्चर में। तो हो सकता है कल का लेक्चर प्रैक्टिस सेशन में 1 से 1.5 घंटे का होने वाला है। सो क्लास, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज गो फॉर एजुकेशन। और मैंने आपको बताया भी था कि आपके लिए हम मैथ्स भी स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर में, तो आपको कल या परसों से आपको आपके लेक्चर्स जो है मैथ्स के लिए वो मिलने लग जाएंगे बाय अशोक सर। ठीक है, अच्छा, अगर आपको मैंने बता दिया कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो आप तो कल चैनल सब्सक्राइब करो। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत इजी मेथड है जैसे आपने सर समझाया है, अगर आपको फ्रेंड को भी नीड है तो आप इस लेक्चर को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, आपके फ्रेंड का तो हेल्प होगा ही, साथ साथ हमें भी ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलता है। सो क्लास, आई होप आपको आज का लेक्चर एकदम क्लियर हो गया है, और अगर क्लियर है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर आप हमसे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पूछ सकते हैं, या तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ऑन आवर इंस्टाग्राम अकाउंट दैट इज़ केमिस्ट्री टीवी। मैं बता देता हूँ, केमिस्ट्री टीवी का स्पेलिंग भी आप देख लो, नहीं तो आप बड़ा कन्फ्यूज़ करोगे वहाँ पे। ठीक है, दैट इज़ CHEMISTREE केमिस्ट्री टीवी। दिस इज आवर इंस्टाग्राम अकाउंट। इस पे भी आप हमें क्वेश्चंस भेज सकते हो या फिर क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में। बाय बाय।